प्रिय बच्चों, सुप्रभात। कक्षा नवम में पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड सांवले सपनों की याद पाठ का काम चल रहा था। पिछले टर्न में पाठ पर आधारित 1 से 4 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने के लिए लिखकर प्रेषित किया गया था और वीडियो के माध्यम से समझाया भी गया था। आज हम उसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हमारा जो 5वां प्रश्न है वो इस पाठ के आधार पर 5वें प्रश्न पर हम नजर डालेंगे। उसमें लिखा हुआ है कि इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो बच्चों पाठ में आपने पढ़ा है और पढ़ करके आपने देखा है कि उनकी भाषा शैली के विषय में क्या लिखा है, कैसी भाषा है। तो इस प्रश्न को पहले लिख लेते हैं। इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। ठीक, इस पाठ के आधार पर सांवले सपनों की याद नामक पाठ की भाषा शैली की जो विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं या इस प्रकार हैं। मिश्रित शब्दावली का प्रयोग। ठीक है, जटिल वाक्यों का प्रयोग, अलंकारों का प्रयोग, भावानुरूप भाषा। अब देखिए मिश्रित शब्दावली क्या है। इस पाठ में आपको उर्दू, तद्भव, संस्कृत शब्दों का सम्मिश्रण मिलेगा। लेखक ने उर्दू शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए जिंदगी, परिंदा, खूबसूरत, खामोश, सैलानी, सफर, तमाम, माहौल, ये सब। ठीक है, संस्कृत शब्दों में जब अगर आए देखेंगे तो उनका भी प्रचुरता से इसमें प्रयोग हुआ है। संभव, अंतहीन, पक्षी, वर्ष, इतिहास, वाटिका, विश्राम, संगीतमय, प्रतिरूप। जाबिर हुसैन की शब्दावली को गंगा जमनी कह सकते हैं। उन्होंने संस्कृत उर्दू का इस तरह प्रयोग किया है कि वे सगी बहने लगती हैं। अंतहीन सफर, प्रकृति की नजर, दुनिया संगीतमयी आदि। ठीक है, इन प्रयोगों में हम देखते हैं तो एक शब्द संस्कृत का तो दूसरा उर्दू का है।
अब देखिए इसी में दूसरा पॉइंट आता है जटिल वाक्यों का प्रयोग। जाबिर हुसैन की वाक्य रचना बंकिम और जटिल है। वे सरल सीधे वाक्यों का प्रयोग नहीं करते हैं, कलात्मक उनके हर वाक्य में। उदाहरण जरा देखिए, सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। ये आपकी पुस्तक से लाइन नहीं गई है। अगला एक और उदाहरण देखें, पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया। अगला पॉइंट था अलंकारों का प्रयोग। जाबिर हुसैन अलंकारों की भाषा में लिखते हैं। उपमा रूपक उनके प्रिय अलंकार हैं। अब तो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। वन पक्षी, वन रूपी पक्षी। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता। पहले दूसरे को देखें तो उपमा की तरह, तीसरे को देखें तो रूपक की तरह प्रतीत हो रहे हैं। ठीक है। भावानुरूप भाषा, भाव के अनुरूप। जाबिर हुसैन भाव के अनुरूप शब्दों और वाक्यों की प्रकृति बदल देते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, कभी वे छोटे छोटे वाक्य प्रयोग करते हैं। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कभी वे उत्तेजना लाने के लिए प्रश्न शैली का प्रयोग करते हैं। जटिल वाक्य बनाते चले जाते हैं। जैसे, कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। बड़े वाक्य। कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा। तो इस तरह से छोटे वाक्य, बड़े वाक्य भावानुरूप जहां जैसी आवश्यकता है उस तरह के वाक्यों का उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया। तो इस तरह से आपको 4 पॉइंट के अंतर्गत उनकी विशेषताएं बताई गई। कौन सी? मिश्रित शब्दावली का प्रयोग, नंबर 2 जटिल वाक्यों का प्रयोग, नंबर 3 अलंकारों का प्रयोग और नंबर 4 भावानुरूप भाषा। और इसके अंतर्गत कैसे आपको स्पष्ट करना है कि कैसे उन्होंने क्या लिखा है इसके अंतर्गत, तो वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न इसी में हम देखते हैं। इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखे। राइट इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है। इसका उत्तर आप लोगों को अपने शब्दों में लिखना है। ठीक। इस पाठ में लेखक ने सालिम अली का जो चित्र खींचा है, सालिम अली के व्यक्तित्व का, जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है। अपने शब्दों में लिखना है इस प्रश्न को। सालिम अली का लेखक ने उनके व्यक्तित्व का कैसा चित्र खींचा है, क्या आपके सामने उनके व्यक्तित्व को दिखाया है।
तो देखिए बच्चों, सालिम अली अनन्य प्रकट प्रेमी थे, ऐसा तो आप जानते ही हैं, पाठ को पढ़ाए थे, 12 दिन से काम हो रहा है। उन्हें पक्षियों से विशेष प्रेम था, ये भी आप जानते हैं। लेखक के शब्दों में उन जैसा बर्ड वाचर शायद कोई हो, चिड़ियों की देखभाल करने वाला, है ना। वे हमेशा आंखों या गले में दूरबीन लटकाए रहते थे। उन्हें दूर आकाश में उड़ते पक्षियों की खोज करने का तथा उनकी सुरक्षा के उपाय खोजने का असीम चाव था। वे स्वभाव से परम घुमक्कड़ और यायावार थे। लंबी यात्राओं ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था। व्यवहार में वे इतने सरल, सीधे और भोले इंसान थे कि जटिल आदमी हैरानी में पड़ जाते थे कि क्या यही आदमी प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली जी। वे किसी भी बाहरी चकाचौंध और विशिष्टता से दूर थे, सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखते थे। ठीक है, तो इस तरह से इनके व्यक्तित्व के विषय में हमें लिखना है। आइए इसी में अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 7। जैसा कि लिखा है, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। यानी इन्होंने इस पाठ का नाम सांवले सपनों की याद क्यों रखा, इस बात की शीर्षक की सार्थकता को आस्पष्ट करना है कि शीर्षक कहाँ तक उचित है, ठीक है, अच्छा है या कोई कमी है इसमें। ठीक है, सांवले सपनों की याद। शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी लिखी। सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए बच्चों, सांवले सपनों की याद एक रहस्यात्मक शीर्षक है, रहस्य से भरा हुआ। इसे पढ़कर पाठक जिज्ञासा से आतुर हो जाता है। उसके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि कैसे सपने, किसके सपने, कौन से सपने, ये सपने सांवले क्यों हैं, कौन इन सपनों की याद में आतुर है इतना, आदि इस तरह के अनेकों प्रकार के प्रश्न उठते हैं मन में। सांवले सपने मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक हैं। ये सपने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी अली से संबंधित हैं। सालिम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे। वे उनकी सुरक्षा और खोज के सपनों में खोए रहे। ये सपने हर किसी को नहीं आते। हर कोई पक्षी प्रेम में इतना नहीं डूब सकता। इसलिए आज जब सालिम अली नहीं रहे तो लेखक को उन सांवले सपनों की याद आती है जो सालिम अली की आंखों में बसते थे। ठीक है, इस प्रकार अगर हम देखें तो ये शीर्षक सार्थक तो है किंतु गहरा रहस्यात्मक है। सांवले सपनों की याद जो शीर्षक रखा गया है, पाठ का नाम रखा गया है, ये सार्थक है लेकिन गहरा रहस्यात्मक भी है। चंदन की तरह घिस घिस कर इसके अर्थ तथा प्रभाव तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि ये जो है सर्वथा हर तरह से सार्थक है
ठीक। पाठ पर आधारित ये आपके जो प्रश्न थे हो गए। अब इसी में रचनात्मक और अभिव्यक्ति के आधार पर देखिए, रचना और अभिव्यक्ति के आधार पर प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है। प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। यानी सालिम अली जी पर्यावरण के प्रति भी चिंतित रहते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं, आप कैसे योगदान दे सकते हैं, आपके बारे में पूछा गया है। प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं। तो देखिए, प्रस्तुत पाठ जो है वो सालिम अली जी के पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है और आपसे पूछा गया कि आप कैसे योगदान दे सकते हैं। तो देखिए, पर्यावरण को बचाने के लिए हम निम्नलिखित योगदान कर सकते हैं। कई प्रकार से हम पर्यावरण को बचाने के लिए काम कर सकते हैं। हम अपने पर्यावरण को कम से कम दूषित करें, ठीक। कूड़ा कचरा बाहर फेंकने की बजाय उसे जला डालें या उपयुक्त जगह पर डालें, एक जगह एकत्रित कर लें, डस्टबिन में रखें और फिर जो आजकल तो सरकार के द्वारा गाड़ियां आती हैं उनमें डालें, इधर उधर न फेंकें। हमारे जो पशु हैं, पशुओं के साथ भी क्रूरता का व्यवहार न करें, निर्दयता का व्यवहार न करें। ऐसा ही एक लेसन पढ़ा गया था, हंटिंग गेम विद कैमरा, इंग्लिश में था पहले। अगर हम पशु पक्षियों को अपने घर में सजाना चाहते हैं तो उन्हें मारकर उनकी खाले लगाने के बजाय हम उनकी फोटो लगा सकते हैं। कैमरे से फोटो खींच करके जीवन लगा करके अपने घर को सजा सकते हैं। इस तरह का काम करना चाहिए, भाव होना चाहिए। पशु पक्षियों के भोजन का भी कुछ प्रबंध करें। जैसे हमारे पशु पक्षी चिड़िया कुछ उनका उपयोग करके अपना जीवन जी सकें, ना कि पर्यावरण को इस तरह से दूषित करें, पेड़ पौधों को काटें कि जिससे उनका आवास या उनको जिनसे भोजन मिलता है वो सब नष्ट हो जाए। अपने आसपास हरियाली उगाएं और उसकी रक्षा करें। अपने आसपास हरे भरे पौधे लगा सकते हैं, वृक्ष लगा सकते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं हरे जो वृक्ष होते हैं, पौधे होते हैं, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और ऑक्सीजन हमारी प्राणवायु है। बिना उसके कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए हम जहाँ भी कहीं रहें, कोशिश ये करें कि एक आधे हरे भरे वृक्ष लगाएं और उससे चारों तरफ हरियाली भी फैले। जो प्रकृति में
हमें देखने में भी अच्छी लगती है, हमारे आंखों को भी सुख देती है, छाया देती है और हमारे वातावरण को भी शुद्ध करती है। तो इस प्रकार से कई ऐसे छोटे छोटे काम हैं जिनके माध्यम से हम पर्यावरण को ठीक रख सकते हैं, उसको बचाने के लिए हम काम कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही ये पाठ समाप्त हो रहा है। सभी अपने कॉपी में लिखेंगे इन प्रश्नोत्तरों को और ठीक से याद भी करेंगे, ठीक है। फिर अगले टर्न में हम काव्य को लेकर के प्रस्तुत होंगे।